please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आप देख रहे हैं आर पार, और आज आर पार में हम एक बड़ा और कड़ा सवाल उठाते हैं। क्या इस देश में मुसलमानों को डर महसूस हो रहा है या जानबूझकर कुछ लोग अपने मोटिव के लिए, अपने एजेंडे के लिए डर महसूस करवा रहे हैं? आज आर पार की सबसे जोरदार बहस, देश की सबसे बड़ी बहस इसी पर होगी, लेकिन पहले हेडलाइंस होगी। न्यूज 18 इंडिया पर आज रात 7:57 बजे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कार्यकाल खत्म होने से ठीक पहले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने देश में मुस्लिमों में बढ़ी असुरक्षा की भावना पर चिंता जताई। आर पार में देखिए जोरदार बहस अब से कुछ मिनटों में लाइव। बीजेपी से हाथ मिलाने से नाराज जेडीयू नेता शरद यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, जनता का विश्वास तोड़ने का लगाया आरोप। चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तार हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे विकास बराला और उसके दोस्त आशीष ने पेशी के दौरान न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता से बदसलूकी की। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में अक्षय कुमार ने कहा कि उनकी फिल्म मोदी सरकार को खुश करने को नहीं बनाई गई। प्रायोजक है पतंजलि शुद्ध आटे की नई रेंज। शुद्ध खाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। 10 साल तक देश के उपराष्ट्रपति रहने के बाद अपनी विदाई से ऐन पहले हामिद अंसारी ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। हामिद अंसारी साहब का कहना है कि मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा और घबराहट का माहौल है, कानून व्यवस्था लागू करने की क्षमता भी घटती जा रही है। इस बयान पर चौतरफा सियासी संग्राम छिड़ चुका है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि जाते जाते हामिद अंसारी को यह ख्याल आ गया। ये बात उन्होंने पहले क्यों नहीं उठाई, पहले क्यों नहीं बोली, और इसी बयान को हथियार बनाकर कांग्रेस नेताओं से लेकर ओवैसी तक तमाम लोग बीजेपी को घेरने में जुट गए हैं। तो सवाल यही है कि क्या यह बयान जरूरी था? क्या वाकई इस देश का मुसलमान डर में जी रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हम यही सवाल पूछेंगे कि मुसलमानों को डराया जा रहा है या मुसलमान वाकई डरे हुए हैं। अपनी विदाई से ऐन पहले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बड़ा बयान दे दिया। उनका कहना है कि देश का मुसलमान बेचैनी और असुरक्षा की भावना के साथ जी रहा है। From all I hear from different quarters in the country, I heard the same thing in Bangalore, I've heard from other parts of the country. I hear a great deal more about it in North India. There is a feeling of unease, a sense of insecurity is creeping in. अब जरा वेंकैया नायडू का बयान भी सुन लीजिए, जो कल देश के उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं। As far as tolerance is concerned, as far as secularism is concerned, India is the best model of secularism, where the religion do not dictate politics. हालांकि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया भी आई। उपराष्ट्रपति पद का अपना कार्यकाल खत्म हो रहा है, आखिरी दिन की बात है। इस देश के मुसलमानों को अब गुमराह मत करो। मुझे आश्चर्य होता है कि इतने शीर्ष पद पर बैठकर कोई व्यक्ति इस प्रकार आकलन करे देश का। मुझे बहुत अफसोस है। मैं उनके उस स्पीच के एक एक वर्ड से मुत्तफिक हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन स्कॉलरली स्पीच दी। भारत के नागरिक से ज़्यादा कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी दुनिया में नहीं है। हामिद अंसारी जैसे समझदार व्यक्ति ऐसे बचकाने बयान कैसे दे सकते हैं? 10 साल से संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आज तक उनकी समझ में ऐसी बात नहीं आई। बिल्कुल, मेरे बेटे अबू फरहान को फोन आया कि तुमने हिंदू लड़की से शादी किया है, लव जिहाद किया है। सरकार का खुद ही ये खड़ा किया हुआ एक बवंडर है और ये खत्म क्या करेंगे तो और इसको बढ़ाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में सेफ है माइनॉरिटीज के लिए, इसलिए यहाँ आते हैं। उपराष्ट्रपति के तौर पर अपने आखिरी इंटरव्यू में हामिद अंसारी ने 3 तलाक के मुद्दे पर अपनी बात रखी। हामिद अंसारी ने कहा,
it is a social aberration. It is not a religious requirement. The religious requirement is crystal clear, emphatic. There are no two views about it. But patriarchy, social customs has all crept into it to create a situation which is highly undesirable. 10 साल तक देश के उपराष्ट्रपति का पद संभालने वाले हामिद अंसारी और उनके परिवार का सार्वजनिक जीवन में लंबा अनुभव है। हामिद अंसारी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के पोते हैं, जो एक दौर में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। हामिद अंसारी ने कॉलेज की पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पूरी की। भारतीय विदेश सेवा में रहते हुए वो अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान में भारतीय राजदूत रह चुके हैं। हामिद अंसारी भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हामिद अंसारी का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है और कल उपराष्ट्रपति के तौर पर वेंकैया नायडू का शपथ ग्रहण होना है। ऐसे में कई दल ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर विदाई से ऐन पहले हामिद अंसारी ने मुसलमानों की असुरक्षा का मुद्दा क्यों उठाया। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या मुसलमानों को डराने की ये बड़ी साजिश और कोशिश है? ये एक सवाल पूछा जा रहा है बार बार, लेकिन हम आपको विश्लेषण थोड़ा अलग दिखाते हैं। आज हामिद अंसारी के परिचय का विश्लेषण दिखाते हैं। बहुत कद्दावर मुस्लिम स्कॉलर हैं हामिद अंसारी साहब। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे हामिद अंसारी के दादाजी। हम आपको बताना चाहते हैं, कॉलेज की पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पूरी करी। अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान में भारतीय राजदूत थे हामिद अंसारी साहब। मेनली मुस्लिम कंट्रीज में राजदूत रहे। उसके बाद 2000 से 2002 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे हैं हामिद अंसारी, जो कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। उसके बाद मार्च 2006 से जुलाई 2007 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे, जब कांग्रेस का शासन था इस देश के अंदर। और उसके अलावा एक और परिचय है, मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई हैं, यानी रिश्तेदार हैं हामिद अंसारी। मुख्तार अंसारी जो खूंखार डॉन है उत्तर प्रदेश के, उनके। मैं बढ़ता हूं आगे और अब आपको बताता हूं मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है। मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी साहब, जो कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं। मेरे साथ इस डिबेट में रिजवान साहब जुड़ रहे हैं, रिजवान अहमद, जो कि इस्लाम के जानकार हैं, इस्लाम के स्कॉलर हैं और अपनी बात बहुत बेबाकी से रखते हैं। मेरे साथ इस डिबेट में अबे दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर मुफ्ती अरशद कासमी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इस देश के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन के नुमाइंदे। मेरे साथ मकसूद अल हसन कासमी साहब हैं, जो कि अध्यक्ष है इमाम काउंसिल के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत आपसे करता हूं कासमी साहब, क्योंकि आप दोनों कासमी हैं। मैं आपसे शुरुआत करता हूं मुफ्ती अरशद कासमी साहब, और मैं 30 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं क्यों आपको लगता है हामिद अंसारी ने सही कहा। 30 सेकंड में बताइए। देखिए, हामिद अंसारी साहब ने जो कुछ भी कहा, आपने जैसा कि उनका परिचय कराया कि वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे के बड़े स्कॉलर हैं, तो उन्होंने अगर कुछ कहा है, हमें आईना दिखाने की कोशिश की है, तो हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए, ना ये कि हमें उन्हें क्रिटिसाइज़ करें और उनको हम तनकीद का निशाना बनाएं। अगर उन्होंने मुसलमानों को लेकर के ये बात कही है, तो ठीक यही बात जो है सुब्रमण्यम स्वामी जी भी, जो बीजेपी के एक बड़े कदावर लीडर है, उन्होंने यही बात कही है आज कि हिंदू भी जो है इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा था आप कुछ पॉइंट बताएंगे कि मुसलमानों को क्यों डर लग रहा है हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है सर, 30 सेकंड हो गए सर, 30 सेकंड हो गए सर, 30 सेकंड हो गए। डरने वाले नहीं है, मुझे उस पॉइंट पर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे इस पर जाने की जरूरत है कि एक जिम्मेदार आदमी अगर कुछ कर रहा है तो उस पर चर्चा करने की जरूरत है। ठीक है, सोचना चाहिए, हमें आईना देखना चाहिए कि अगर एक बड़े आदमी, एक बड़े स्कॉलर ये बात कह रहे हैं, अब यही बात अगर सुब्रमण्यम स्वामी जी भी कह रहे हैं, के साथ काम किया है, किस किस मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी है, उसका परिचय हम दे चुके हैं पूरी तरह। नहीं तो ये उसका उन्होंने किस किस मुस्लिम देश में काम करा है, वो भी परिचय हम दे चुके हैं। जिस तरह से परिचय दिया है उससे बिल्कुल उनको आपने निगेटिव छवि बनाने की कोशिश की है। मैंने तो उनका परिचय दिया, अरे वो उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा दीक्षा ही वहां से है, तो मैं वही बताऊंगा कि मैं गलत बताऊंगा। अमीर जी यही बात है, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आज कहा है कि हिंदू भी इस देश में इनसिक्योर है, वो भी गैर महफूज है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सुधांशु त्रिवेदी से जवाब ले लेंगे, टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? पर हामिद अंसारी फिर हिंदुओं की भी बात कर लेते हैं, उन्होंने मुसलमानों का ही नाम लिया ना। नहीं तो अगर ठीक है, मुसलमानों के बारे में कहा तो सुब्रमण्यम स्वामी ने भी हिंदुओं के बारे में कहा, उसको भी टिप्पणी कीजिए, उन्होंने ऐसी बात क्यों कह दी? ठीक है कासमी साहब, मतलब कि पूरे देश के अंदर इनसिक्योर का माहौल है। ठीक है, मैं रिजवान साहब आपका रुख करता हूं, और रिजवान साहब और साफ गोई से एक सवाल पूछता हूं, आपको डर महसूस हो रहा है? आपको डर लगता है? सीधा मुद्दे पर आते हैं और पूछता हूं, आप भी मुस्लिम स्कॉलर हैं। हामिद अंसारी दवांग जी, हामिद अंसारी साहब ने जो बात कही है,
मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन हामिद अंसारी साहब ने देश का नाम गलत बता दिया। हामिद अंसारी साहब को ये पता होना चाहिए कि मुसलमान वहीं पर असुरक्षित है जहां मुसलमान के साथ रह रहा है। मुसलमान पाकिस्तान में असुरक्षित है, मुसलमान अफगानिस्तान में असुरक्षित है, इराक में, सीरिया में, येमेन में, नाइजीरिया में, इथोपिया में, सोमालिया में। मुसलमान वहीं असुरक्षित है जहां शिया सुन्नी के साथ है या सुन्नी शिया के साथ है, वहाबी सलाफी के साथ है, सलाफी किसी और के साथ है। हिंदुस्तान में मुसलमान बिल्कुल सुरक्षित है, पूरी तरह सुरक्षित है। मुसलमान जो डरा हुआ है सिर्फ मुस्लिम मुल्कों का इस टाइम डरा हुआ है। घर से निकलता है तो हथेली पर जान रख के निकलता है। हिंदुस्तान का मुसलमान पूरा सुरक्षित है, पूरा सुरक्षित है साहब। ठीक है। और रिजवान अहमद साहब बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं, अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं, और मैं कासमी साहब आपका रुख करता हूँ, अध्यक्ष जो इमाम काउंसिल के, मैं आपका रुख करता हूँ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये भी तो मुसलमान है, इनको तो कोई डर नहीं लग रहा? इनको ये तो उल्टा ये कह रहे हैं कि उन मुल्कों में ज्यादा डर है जहां मुसलमान को मुसलमान से डर है, इस मुल्क में क्या डर है? देखिए ये बात सच, ये हमारा देश है जी, और दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतर हम अपने देश में, हमें इसी वजह से हम सऊदी अरब से भी बेहतर अपने देश को मानते हैं और ये हमारा देश है, हम फख्र से कहते हैं। तो आपको बुरा लगा जब हामिद अंसारी ने इसी मुल्क को सवाल खड़ा करा? पूरी सुन लीजिए, ये जो साहब कह रहे हैं, जो आप अफगानिस्तान की बात दे रहे हैं, वहां तो लोग जाते हैं, वहां तो रूल रेगुलेशन है ही नहीं, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ सेकुलरिज्म है। इसी वजह से पूरी दुनिया में हमारा देश माना जाता है, इसकी इज्जत है और इसका झंडा बुलंद है। आप उसके कैसे वो कर सकते हैं, हमारे देश की तुलना अफगानिस्तान से कैसे कर सकते हैं? वो मारने काटने वाले हैं, इनको इतना शऊर नहीं है, इन्हें शऊर होना चाहिए। दूसरी बात, इस देश में, इतने बड़े देश में झटके छोटे मोटे होते रहते हैं, लेकिन पर ये कहना मुसलमानों को डर जायज है? उसकी वजह जायज है, मैं पूछ रहा हूं, इसलिए आज रात तक उपराष्ट्रपति है, वो आज रात तक उपराष्ट्रपति है, क्या उपराष्ट्रपति? उसकी सबब पूछ लीजिए जी। जब पहलू खान के कातिलों को, जब पाकिस्तान खान के कातिलों को देश के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया जाता है, उनको आप ये कहा जाता है कि ये देश के फ्रीडम फाइटर का काम किया है इसने। जब आप दादरी के कातिल अखलाक को, आपका एजेंडा फिर वही है ना, आपका एजेंडा दादरी है, उस तिरंगे झंडे में उसको लपेटा जाता है, आपका झंडा सपोर्ट की जाती है। आपका एजेंडा थोड़ी देर में ही हो जाएगा, जब उसकी जुनैद पर आ जाएंगे, तो जिसको सीट के चलते मारा गया, सपोर्ट करते बोलेंगे। एक खास एक तंजीम है और उनको सबको बढ़ावा देती है। ओके, रिजवान साहब जवाब दे दीजिए। रिजवान साहब सुनिए, रिजवान साहब जवाब दे दीजिए, कासमी साहब का जवाब दे दीजिए, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, फिर मैं आपकी बात करूं। सुधांशु जी, जब गले में हार डाले जाते हैं कातिलों के, सुन नहीं पाया, तब होता है। आप सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं, जब मुसलमानों के कातिलों के गले में हार डाले जाते हैं, जब गाय के काटने के नाम पर सिर्फ मुसलमान को मारा जाता है और हिंदू को छोड़ दिया जाता है। केरल में एक हिंदू ने खुलेआम गाय काटी, उसका कुछ नहीं किया इसलिए कि वो मुसलमान नहीं था। और ठीक है, ये है, ये कांग्रेस के नेता ने जो करा था, सुरक्षा का भाव है। ठीक है रिजवान, आपको इसका पता होना चाहिए। आप ठीक है, अरे डराइए मत, अब आप मत डराइए। अरे आप उनको मत डराइए, अब उनकी बात भी सुन लीजिए। रिजवान अहमद को डरा रहे हैं? अगर साहब हिंदुस्तान में सुरक्षा का माहौल है तो जरा इसकी जड़ तक भी तो जाइए कि इसमें मुसलमानों की कितनी गलती है और हिंदू की कितनी गलती है, इस पर भी जाइए। आपको ये समझिए कि अगर आप एक मुसलमान की बात करेंगे तो इस देश में सन 47 से इंटॉलरेंस का माहौल है। जब जब मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ तब आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। जब 3 साल 4 साल पहले हिंदू पोलराइजेशन शुरू हो गया तो आपको दर्द महसूस होने लगा, तो आपको तकलीफ होने लगी। अरे साहब 70 साल मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ है, थोड़ा सा हिंदू पोलराइजेशन भी होने दीजिए। क्या प्रॉब्लम है आपको भाई? कह रहा है 70 साल, दोनों तरह का पोलराइजेशन हुआ है। होने दीजिए ना उनको, 20 सेकंड और बोलने दीजिए ना। इंटॉलरेंस क्यों? क्या मुसलमानों को मारने दीजिए? अरे साहब, अंसारी साहब को बोलने दीजिए ना 20 सेकंड और। 1 लाख मार दीजिए, 2 लाख मार दीजिए, 50 लाख मार दीजिए, मरने दीजिए। नहीं, किसने मार दिए 50 लाख? आप मुझे बताइए, आप इस तरह की गलत बात क्यों कर रहे हैं? कितने लाख मुसलमान मारे गए? नहीं, ये आप डर फैला रहे हैं, आप समाज के अंदर डर फैला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम में बंटने दीजिए। वाह भाई वाह, मैं आप डर फैला रहे हैं, ये एजेंडा चला रहे हैं डर फैलाने का। डर फैलाने की फैक्ट्री है आपकी, कासमी साहब। तरीका है भाई, कासमी साहब क्यों डर फैलाने की फैक्ट्री चला रहे हैं? मौलाना साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा। मौलाना साहब, मुसलमान अगर हिंदुस्तान में डरा हुआ था, मुसलमान अगर हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है रिजवान साहब, 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए आप।
अगर मुसलमान हिंदुस्तान में डरा हुआ था तो सन 80 से सन 95 तक जब मेरठ में 365 दिन में 165 दिन कर्फ्यू लगा रहता था तब डरा हुआ था। अलीगढ़ में जब पूरे साल कर्फ्यू रहता था तब डरा हुआ था। जब मुरादाबाद की मस्जिद में पीएसी ने गोली चलाई थी तब डरा हुआ था। जब बिजनौर में भिवंडी में दंगे हुए थे तब डरा था। भागलपुर में तो आप क्या चाहते हो कि जब वहां उन्होंने किया था तो आप भी करा दीजिए। जब मलियाना में 40 मुसलमानों को पीएसी ने गोली देखिए वो अपनी बात रख रहे हैं। आप अपने नहीं देखिए हम तो मोदी जी के साथ सबके विकास की उम्मीद करते हैं साहब। ठीक है मोदी जी के सबके साथ और सबके विकास की उम्मीद करते हैं। मैं नरेंद्र मोदी की पार्टी के नुमाइंदे की बात ही चलता हूँ। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी ओके ठीक है बहुत सारी बात हो गई। सुधांशु त्रिवेदी अचानक हामिद अंसारी को इतना दर्द क्यों उठा मुसलमानों के लिए? अचानक जाते जाते विदाई के दिन इसके मायने क्या? देखिए मुझे यह लगता है कि हामिद अंसारी साहब एक बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने अपने विदाई की पूर्व संध्या पर यह वक्तव्य देना इसलिए चूज किया होगा ये टाइम, क्योंकि एक प्रकार से अब वो उत्तरदायित्व जो उपराष्ट्रपति का संवैधानिक उत्तरदायित्व था उससे हटकर एक सामान्य व्यक्ति के रूप में आ रहे। शायद उन्हें लगा होगा कि अब वो अपना निजी विचार ज्यादा बेहतर ढंग से व्यक्त कर सकते हैं उपराष्ट्रपति पद के मर्यादा से बाहर आकर। अब मैं एक बात यह कहना चाहूंगा, देखिए यहां दो प्रकार की बात होती है, एक तो होती है टेक्निकल और एक होती है व्यापक। टेक्निकल में जैसे अभी मौलाना साहब ने कहा हुआ, पर आपके नेता कह रहे हैं मर्यादा के खिलाफ है। घटना में क्या हुआ, कितने लोग आज पार्लियामेंट में बयान दिया ये मर्यादा के खिलाफ है। शिवसेना ने भी यही बात बोली। मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। मेरे विचार से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को किसी भी एक समुदाय का नाम लेकर कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिए था, परंतु चूंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बड़े संवैधानिक पद हैं तो उन पर कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूं। वो उन लोगों के विवेक के ऊपर है कि वो क्या बयान दें। मगर जैसे रिजवान साहब ने एक बात कही उसमें मैं एक फैक्ट जोड़ना चाहता हूं। भाई देखिए, मैं इस्लामिक मामलों का बहुत बड़ा आलिम फाजिल नहीं हूं, दो मौलाना लोग बैठे हैं, पर आपको पता है कि इस्लाम में कुल कितने फिरके हैं? 72 फिरके हैं। और दुनिया में कौन सा इकलौता मुल्क है जहां 72 के 72 फिरके हैं? सिर्फ हिंदुस्तान। वो 56 मुस्लिम देश जो हैं उनमें वो 72 फिरके क्यों नहीं हैं? तो ये तो छोड़ दीजिए कि गैर मुस्लिम कैसे रह रहा है, मुसलमान और मुसलमान आपस में भी अगर बेखौफ रहा है तो हिंदुस्तान में। अभी मौलाना कासमी ने कहा कि अफगानिस्तान से तुलना क्यों करते हैं, वो मारने काटने वाले। बिल्कुल सच है। अरे पाकिस्तान भी तो हमारा ही हिस्सा था, अभी तीसरी पीढ़ी नहीं गुजरी है, वहां पे आप अलग हो गए और मारने काटने वाले लोग वहां पैदा हो गए। ठीक है ओके, मैं वहां पर मैं कांग्रेस का रुख करूंगा। मैं कांग्रेस का रुख करूंगा। कल सोनिया गांधी को भय दिख रहा था, होने लगे। आज इसलिए मैं कह रहा हूं एक संस्कृति है जी, इस हकीकत को समझकर प्रतिक्रिया की जाए तो बेहतर होगा। कल सोनिया गांधी को भय लग रहा था, आज हामिद अंसारी को मुसलमानों में डर लग रहा है। क्यों? एजेंडा चल रहा है कुछ? मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाश भी नहीं। महफूज नहीं है इस देश के प्रजातंत्र, इस देश का सद्भाव, इस देश का सामाजिक ताना बाना, इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश का प्रत्येक वो संवैधानिक संस्था जो आज भारतीय जनता पार्टी के मुसलमानों की बात हो रही है। सुन लीजिए अमित जी, मैं वही कह रहा हूं। हामिद अंसारी ने मुसलमानों की बात उसी पर उन्होंने हिंदू की बात नहीं करी, उन्होंने किसी संस्था की बात नहीं करी। बहुत अच्छी बात की। आपने पूरा इंटरव्यू देखा उनका? मैंने पूरा इंटरव्यू देखा। उन्होंने सहिष्णुता की बात की, उनका भाषण भी सुना। बिल्कुल जो साक्षात्कार है वो देखिए, जिसकी बुनियाद पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अमीश जी, उन्होंने जब वो सामाजिक ताने बाने और सद्भाव की सहिष्णुता की बात करते हैं तो आपके स्मृति पटलों को चिन्हित कीजिए कि दाभोलकर और एमएम कलबुर्गी जो समाज सुधारक, विचारक, साहित्यकार हैं, उनकी हत्या का प्रश्न भी उसमें शामिल है। इतना ही नहीं, मुझको आश्चर्य होता है, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने नहीं, कि जब इस देश के गृहमंत्री कहें कि कैन समबडी स्टॉप मी, मैं गाय का मांस खाता हूं, जब वो सत्ता की मनमानी कुर्सी पर पूरी तरह बिठा दिया जाता है। एजेंडा बदल रहे हैं। गाय के मांस पर डिबेट है, पहलू खान पर डिबेट है, गाय के मांस पर डिबेट है, पहलू खान पर डिबेट है। इस देश में मुसलमान सेफ कैसे नहीं है, इसका आंकड़ा दीजिए आप। अगर आपके पास आंकड़ा है तो रखिए आज पटल के ऊपर। ये मैं आपको आंकड़ा देता हूं, उसके बाद मैं आप अपना आंकड़ा दीजिए और आप ब्रेक के बाद अपना आंकड़ा तैयार रखिए। मैं ब्रेक के बाद आता हूं और आपके पास आता हूं। मैं एक ब्रेक लेता हूं छोटा सा। क्या इस देश में मुसलमानों को डराया जा रहा है? आज इसी पर हम डिबेट कर रहे हैं।
आप देख रहे हैं आर पार और मेरे साथ कई बड़े दिग्गज हैं, कई बड़े मेहमान हैं, लेकिन आज कई सारे व्यूअर्स ट्विटर पर अपनी राय दे रहे हैं। अरमान शेख साहब जो हैं वो भी एक मुसलमान है और वो राय ले रहे हैं, इट इज़ ट्रू मुस्लिम इंडिया में बिल्कुल सुरक्षित है। हम असुरक्षित ऐसे लोगों से हैं जो अपने फायदे के लिए हमें यूज करते हैं। स्टॉप यूजिंग मुस्लिम्स। अरमान शेख ये लिखते हैं, उनके ट्वीट को मैं रीट्वीट भी कर रहा हूं, बिल्कुल सही बात लिखते हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को डराने की कोशिश है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। भोला सिंह लिख रहे हैं, अपनी राय लिख रहे हैं, बिल्कुल सही कहा, कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ तब दर्द क्यों नहीं हुआ, बंगाल में केरल में जो हुआ उस पर क्या कहना चाहते हैं। भोला सिंह अपनी राय लिख रहे हैं। मैं अपने पैनल का रुख करता हूं और मैं सीधा आपके पास आता हूं एक बार फिर इस दौर के अंदर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदे हैं मेरे साथ, मुफ्ती अरशद कासमी साहब, इस देश के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन के आप नुमाइंदे हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या रिटायर होते ही धर्मनिरपेक्षता से मुक्त हो गए हामिद अंसारी, या फिर सीधे सवाल अगर पूछूं तो रिटायर होते ही सिर्फ मुसलमान बन गए हामिद अंसारी? नहीं, देखिए, इस बात पर हमें सख्त ऑब्जेक्शन है कि जिनके बारे में जिस देश ने 10 साल उपराष्ट्रपति बनाया, आज उस देश में डर महसूस करवा रहे हैं वो। नहीं, अमीर जी, ये सवाल है सर, ये पब्लिक सवाल पूछ रही है। अमीर जी, एक मिनट, आपके सामने एक मुसलमान ने क्या लिखा? जी जी बिल्कुल, कि हमें इस्तेमाल किया जाता है। हामिद अंसारी साहब के बारे में खुद आज प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है वो भी सामने रखिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद उनकी खिदमात को सराहा है, उनके परिवार की खिदमात को सराहा है। उनके चचेरे भाई आपको मुख्तार अंसारी तो क्रिमिनल नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके दादा हामिद अंसारी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे वो आपको नजर नहीं आ रहे हैं। आपको उनकी छवि को बिल्कुल निगेटिव बना करके जो पेश कर रहे हैं जिस तरह से, पहले यही बोला मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे हामिद अंसारी के दादाजी। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यही सिलेक्टिव अप्रोच है, यही सिलेक्टिव अप्रोच है जो आप रखना चाहते हैं। अब मैंने जो अच्छी बात बोली वो आपको नहीं सुनाई दी, जो मैंने आखिरी शब्द बोला वो आपको सुनाई दिया, इसीलिए आप मुसलमानों को डराना चाहते हैं। सुंदर ज्यादा ये लगता है आप बोलते कि हामिद अंसारी मुस्लिम युवाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए आवाज उठाते। नहीं अमीर जी, 3 तलाक पर क्या बोले हामिद अंसारी? उनकी बातों से मैं इत्तेफाक कर रहा हूं या नहीं वो एक अलग इशू है। जिस तरह से आप उनकी इमेज को पेश कर रहे हैं उस पर मुझे ऑब्जेक्शन है। यही बात जब अगर सुब्रमण्यम स्वामी जी आज कह रहे हैं कि सारे हिंदू इस देश में अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, गैर महफूज महसूस कर रहे हैं, तो आप उन पर क्यों नहीं टिप्पणी कर रहे हैं? आप उन पर क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी, हिंदू भी अपने आप को डरे हुए महसूस कर रहे हैं। ये बात कहते हैं, मैं सवाल पूछता हूं, ये बात कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी, ये बात कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी, लेकिन कासमी साहब को लगता है ये एजेंडा क्यों नहीं बनता, इस पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है? 30 सेकंड सर। सुधांशु, देखिए, सिर्फ एक वाक्य मैं कहना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति अपने बारे में, देश के बारे में टिप्पणियां कर सकता है, परंतु जो व्यक्ति जितने बड़े पद पे बैठा हो उसकी मर्यादा उतनी बड़ी, और संवैधानिक पद पे यदि कोई बैठा हुआ हो तो उसकी मर्यादा तो बहुत बड़ी होती है। उन्हें वर्ग, जाति, समुदाय, क्षेत्र का स्पष्टतः नाम लेकर बोलने से ही बचना चाहिए। जैसे याद करिए, मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री होते हुए कह दिया था मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इस ढंग से किसी समुदाय का नाम लेकर बचना चाहिए। और खौफ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, देश के इतिहास में यदि एकमात्र ऐसा मौका आया है जब मॉब तो छोड़िए, जब पुलिस ने खड़ी करके गोली मारी है, तो हाशिमपुरा मलियाना में 1997 में, 87 में, तब किसकी सरकार थी? और दूसरी बात, अगर सबसे बड़ा खौफ का माहौल होता अमीश देवगन जी, तो इस देश के इतिहास में यदि एक मौका था जब मुस्लिम समाज के लोगों को लगा कि अगर वो अपना मुस्लिम नाम रखेंगे तो उन्हें पॉपुलरिटी नहीं मिलेगी, वो हिंदी फिल्मों में आए हिंदू नाम रख के, दिलीप कुमार, अजीत, मधुबाला, मीना कुमारी, ये क्या था भाई? मैं कह रहा हूं, मगर वो भी आशंका निर्मूल थी और आज भी आशंका निर्मूल है। इस देश की फितरत, इस देश की परंपरा, इस देश की संस्कृति सबको साझा साथ में लेकर चलने की है। मैं फिर एक पूछना चाहता हूं, आज कश्मीर में यदि इस्लाम का प्रभाव बढ़ा, उसके बाद कश्मीर, एक मौलाना साहब, कश्मीर तो सूफी मत के लिए जाना जाता था ना, सूफी मत के 4 सेक्ट है ना। अरे मैं कहना चाह रहा हूं ना साहब, इनसिक्योर का माहौल क्या है समझिए। हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, मुसलमानों के अंदर क्या है? कश्मीर तो सूफी मत का केंद्र था। सूफियों में 4 सेक्ट है ना, नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती और सोहरावर्दी। कितने सिलसिले रह गए कश्मीर में? खत्म, केवल एक वहाबी इस्लाम आ गया। ठीक है, मैं बाकी सबको खत्म कर दिया। मैंने पुनः कहना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ गैर मुस्लिम नहीं, अगर मुस्लिम समाज के अंदर सबकी सुरक्षा है, सबसे अधिक बेखौफ रह सकते हैं तो इसी भारत में। नहीं सुधांशु जी, मैं सिर्फ एक चीज, कभी आप 10 सेकंड में जो लड़ाई यमन में हो रही है, जो सीरिया में हो रही है, जो इराक में हो रही है,
कास्मी साहब कुछ और अभय दुबे जी, एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आने के बाद हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं, शिया सुन्नी दंगे भी बंद हो गए थे। अरे आप मदरसा का जुलूस 1977 के बाद पूरे शांति के साथ 1998 में निकला जब बीजेपी सरकार थी लखनऊ में। पार्टी का सरोकार हिंदुत्व से है ही नहीं, वो तो प्रतिपक्ष में जब बैठते हैं, जब सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की बात करते हैं। आपने भी आंकड़ों का जिक्र किया था, तो झारखंड से, उड़ीसा से, तमिलनाडु से, मध्य प्रदेश से 52 बड़े हमलों की लिस्ट, केरल का भी आंकड़े निकाल के लाए हैं, केरल के भी आंकड़े निकाल के लाए हैं जहां पे मारा गया लोगों को। बंगाल के भी आंकड़े निकाल के आए हैं, बंगाल के आंकड़े निकाले आपने, बंगाल के आंकड़े निकाले। संविधान की शपथ लेने वाली ज्योति निरंजना वो कहती है रामजादे, और आगे मैं नहीं कहना चाहता। गिरिराज कहते हैं कि मोदी जी की बुराई करने वाले पाकिस्तान चले जाए। प्रजातंत्र में चुनकर आने वाली सरकार के लिए अमित शाह जी कहते हैं पाकिस्तान में फटाके फूटेंगे। इस देश के प्रधानमंत्री जी चुनाव में कहते हैं शमशान और कब्रिस्तान, जवाब और दिवाली। सुधांशु त्रिवेदी जवाब 20 सेकंड में। करना ठीक है, जवाब आंसर इज मस्ट राइट, आंसर इज मस्ट सर। मुस्लिम ठीक है सर, हिंदू बेटियों की शादी में नहीं। अब आप एजेंडा क्या, अब ये पॉइंट है, ठीक है, मुस्लिम बेटियों की शादी में 51,000 अगर दे रहे हैं तो वो भी असुरक्षा है क्या? वो किस बात की असुरक्षा है? वो किस बात की असुरक्षा है? ठीक है, जवाब अभय दुबे जी, ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। कहा कि अमित शाह जी ने ये बात बोली थी। अब हो गया, अब मैं बोल हो गया। आप मैं एक बात कहता हूं, अभी थोड़ी देर पहले डिबेट हो रही थी कि मुसलमानों को बहुत असुरक्षित महसूस हो रहा है, लेकिन एक बात कही जो आपने जनाब अभी कांग्रेस प्रवक्ता साहब ने, उन्होंने बोला कि मुसलमान बेटियों को 51,000 रुपए दिए जा रहे हैं, तो उससे भी असुरक्षा हो रही है क्या? मैंने यही तो कहा, सुधांशु त्रिवेदी मेक योर पॉइंट, 30 सेकंड। सुधांशु त्रिवेदी, लेट मी आल्सो कम इन। मैं सिर्फ 2 फैक्ट बोलता हूं अमीश, मैं सिर्फ 2 फैक्ट बोलता हूं। अभय दुबे जी ने अभी कहा कि अमित शाह जी ने कहा कि अगर भाजपा हारेगी तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे। क्या गलत कहा? पटाखे फोड़ने कौन गया? सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके बोले कि मोदी की सरकार को हटाओ। यह तो हमने नहीं सोचा था कि आप पटाखे फोड़ने जाएंगे। अब दूसरा एक फैक्ट रखता हूं, यह बताइए सबसे ज्यादा मुसलमानों की अलंबरदारी कहां की गई? उत्तर प्रदेश और बंगाल, जहां लंबे समय आपका शासन रहा। मुसलमानों का प्रतिशत क्या है? बंगाल में 27%, सरकारी नौकरी में 2%, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में 18%, सरकारी नौकरी में 2%, गुजरात जहां लंबे समय हमने शासन किया, जनसंख्या में प्रतिशत 7.5, सरकारी नौकरी में 7.5। अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2013 में आई जिसने कहा कि मुसलमान गरीबों मजलूमियत में है, तो 66 साल आजादी के हुए थे, उसमें 6 साल आपने शासन किया और 60 साल आपने ये सेकुलरिज्म के अलंबरदारों ने जहां शासन किया वही मुसलमान सबसे गरीब था। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश 76 सिफारिशों में से 72 को स्वीकार किया गया और 43 इश्यूज पर काम किया गया जिसमें 72 सिफारिशें थी, जिसमें एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट। आपको लगता है मुसलमान की तरक्की के लिए आपने काम करा? आपकी सरकारों ने काम करा? समावेशी अगर आपकी सरकारों ने काम करा, ठीक है, मैं रुक करता हूं। लोगों के भोजन का होता। जी मेरा नहीं, मैंने रिजवान अहमद को ले लूं, फिर मैं आपको बताता हूं। रिजवान अहमद, मेरे पास एक आंकड़ा है, इसका इस डिबेट से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन इस आंकड़े का सरोकार है। 1947 का आंकड़ा है और अपने व्यूअर्स को भी मैं बताना चाहता हूं कि इस आंकड़े को ध्यान से सुनें। 1947 में पाकिस्तान में 15% हिंदू आबादी थी, जो वर्ष 1998 में, उसके बाद के आंकड़े हमें नहीं उपलब्ध हुए, वो 1.6% पहुंच गई थी। और जो हमें आंकड़ा मिला है अघोषित रूप से, वो आंकड़ा कहता है अब आधे % के आसपास भी नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं। उसके बाद आजादी के बाद भारत में करीब 10% मुस्लिम आबादी थी, जो 2011 की मतगणना के हिसाब से 14.5-15% के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन 2017 में अघोषित जो आंकड़ा है वो कहता है अराउंड 19 to 20%, अराउंड 19 to 20%। अभी भी हम कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों में डर का माहौल है, अभी भी हम ये बात कह सकते हैं। और जिसकी इतनी लंबरदारी हो रही है, देश के वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं, और वो 3 तलाक जैसे जहां मुस्लिम महिलाओं को अपना हक मिलना चाहिए, उसकी बात पर भी वो दूसरी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। क्या रिटायर होते ही मुसलमान हो गए अंसारी साहब? थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा, आपने थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा।
अब आपने जब 1947 की बात करी दी है, तो 1947 के कत्लेआम के बाद जब हिंदुस्तान में सेक्युलर संविधान आया और ये उदारता की प्रकाष्ठा है कि हिंदुओं ने इस देश के उस सेक्युलर संविधान का विरोध नहीं किया। सन 50 तक आते आते इस देश में जो कट्टरवादी हिंदू था वो हाशिए पर पहुंच चुका था, जहां तक दामोदर सावरकर के घर तक पर पुणे में और बंबई में पत्थर फेंके गए थे। हुआ ये कि आजादी के बाद मुसलमानों ने इस देश को, मौलानाओं ने फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया और मौलानाओं के दो एजेंडे थे। एक एजेंडा था मुसलमान को डरा के रखना कि तुम हिंदुओं के बीच में रह रहे हो, तुम्हारा मजहब खतरे में है, तुम्हारी जान माल खतरे में है। दूसरा इनका एजेंडा था कि आजादी। रिजवान ये कादियानी है, ये मुसलमान नहीं है और इस्लाम के जानकार बनाकर आप टीवी चैनलों पर इसको पेश करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। अरे बोलने दीजिए ना उनको, एक सेकंड। ये बिल्कुल गलत बात है। ये देखो क्या हो रहा है अमीश, ये बिल्कुल गलत बात है। ये भी मुसलमान है ना, कैसे आप इसको मुसलमान बना करके टीवी चैनलों पर पेश करते हैं आप? नेचुरली ये रिजवान अहमद मुसलमान नहीं है, ये कादियानी है। मैंने पहले ही कहा था कि आरएसएस के पास कुछ उर्दू नाम वाले ऐसे लोग हैं जिसका नाम उर्दू रख देते हैं और उसको रिजवान अहमद जवाब दे दीजिए, रिजवान अहमद जवाब दे दीजिए। ये वही है, आप सच्चे मुसलमान नहीं है, ये वही आदमी है, ये कादियानी है। यहाँ आकर के मुसलमानों को, क्योंकि आप कट्टर नहीं है इसलिए सच्चे मुसलमान नहीं। मस्जिद मदरसे पे हमला करते हैं ये। ठीक है, आप जवाब सुन लीजिए ना। अरे इतनी टॉलरेंस तो रखिए, जवाब तो सुनिए। अरे बोलने की आजादी तो है, अरे रिजवान साहब को भी बोलने की आजादी है। कितने कुरान पढ़ लिए, कौन से मदरसे में पढ़ लिया ये, कौन से इस्लाम के जानकार हो गए ये जो इनको नहीं मानता? मैं आपको जवाब दे दूं। लेट मी रिस्पॉन्ड जी सर, बस इनको सिर्फ मस्जिद मदरसा पर हमला करने के अलावा कुछ मुसलमान होते हैं। दो तरह के मुसलमान होते हैं। एक मौलाना साहब की तरह सच्चे मुसलमान होते हैं और एक आप जैसे जो होते हैं नकली मुसलमान होते हैं। तो आपने एक्सेप्ट किया ना कि आप मुनाफिक हैं? मुसलमान नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, कलमा पढ़ता है, हर चीज करता है, हुजूर में यकीन करता है। लेकिन वो जो नकली मुसलमान होता है वो वंदे मातरम भी बोलता है, भारत माता की जय भी बोलता है। अगर मोहल्ले में माँ का जागरण हो रहा हो तो 10 मिनट के लिए वहां भी चला जाता है। अगर इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा हो, अगर इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा हो, तो वो इंडिया को क्रिकेट में जिताता है। तो मौलाना साहब मुसलमान है, ये ऐसा कोई काम नहीं करते। हम नकली मुसलमान हैं, नहीं, आप डायरेक्टली कहिए कि मैं आरएसएस की नुमाइंदगी करने आता हूं। उसके बाद जो बोलना है शौक से बोलिए। आप एमएनएम से जुड़े हुए हैं, आप कहिए कि मैं आरएसएस आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं। उसके बाद जो बोलना है बोलिए। इस्लाम के जानकार एजेंडा फॉलो नहीं कर रहे तो झूठे मुसलमान हो गए, झूठे मुसलमान हो गए। आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो दुनिया के आप ही के साथ ही बोल रहे हैं, एक और साथ बोल रहे हैं। अरे वो दूसरे मौलाना साहब बोल रहे हैं, उनको शांत कराइए, आप भी शांत कराइए मौलाना साहब को, कराइए शांत। मेरा सवाल है रिजवान साहब से जी, ये कह रहे हैं आपको भी सच्चे झूठे मुसलमान लग रहे हैं? इसलिए झूठे मुसलमान देश आजाद हुआ था, ठीक है काफी साहब, अब दूसरे काफी साहब बोल रहे हैं। जब देश आजाद हुआ था तो ये जिस कादियानी फिरके से है ना, उसी कादियानी ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अच्छा, अब ये भी निकल गया आपने। अच्छा, और भी कुछ निकाल लिया। सावरकर गांधी जी के, ठीक है, एक और एजेंडा निकाल लिया आप लोगों ने। तो ये देश ब्रेक में कुछ और खोजिए के खिलाफ। अरे मैं बोल रहा हूँ रिजवान, अच्छा मैं आपको बोला, अरे रिजवान अहमद के बारे में कुछ और जानकारियां निकाल लीजिए आप। रिजवान अहमद के बारे में कुछ और जानकारी निकाल लीजिए। आप देखिए डिबेट को कैसे टर्न कर दिया गया। एक मुसलमान, मैं बोलना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को, आई वांट टू, नहीं आप मेरे को मेरे व्यूअर्स से तो बात करने दीजिए ना, जो स्क्रीन के उस तरफ बैठे हैं। अब आप देखिए, एक मुसलमान जो इन मौलानाओं की बात से एग्री नहीं करता, उसको झूठा मुसलमान घोषित करने की पूरी कोशिश हो रही है और ये बताने की कोशिश है कि हामिद अंसारी ने जो डर लगवाया वो डर को और फैलाया जाए समाज के अंदर, जिससे समाज डरे, मुसलमान समाज डरे कि हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। उसको डर लग भी नहीं रहा होगा तो लगवाया जाएगा। ये मजबूरी है इनकी, नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। छोटा सा अंतराल लेता हूं, ठीक है, ऑब्जेक्शन लेवल बात होगी, आप अपनी ऑब्जेक्शन रेज कर लीजिएगा ब्रेक के बाद। पूरी आजादी है आपको सर, बोलने की आजादी है, तभी काफी कुछ बोल गया। एक थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं, एक सच्चे मुसलमान को झूठा मुसलमान भी बोल दिया। मैं एक ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद वापस आता हूं। आज आर पार बेहद जोरदार है।
आर पार आप देख रहे हैं, ट्विटर पर बहुत सारे रिएक्शन आ रहे हैं, फेसबुक पर आप लोग बहुत रिएक्शंस दे रहे हैं और इस दौर में ब्रेक से पहले सच्चा मुसलमान और झूठा मुसलमान की भी जंग हो गई। लेकिन मैं अब वीएचपी के नुमाइंदे के पास जाना चाहता हूं, मैं डिबेट में पहली बार उनके पास जा रहा हूं। मैं विनोद बंसल आपसे जाना चाहता हूं, जब जाने की बारी आई तो मुसलमानों की याद आ गई और 3 तलाक जो कि कोर्ट का विषय है उस पर भी यह कह डाला कि कोर्ट के बाहर इसकी सहमति हो जाए। देखिए, जाते समय हर व्यक्ति का एक धर्म होता है कि कम से कम देश की एकता का कोई संदेश दें। अभी तक जितने हमारे राजनेता हैं या कोई महापुरुष हुए हैं, उन्होंने सबने जो है ना ये पद छोड़ते समय देश की एकता की बात की है। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य से मैं इस बात को कह पा रहा हूँ कि ये देश के उपराष्ट्रपति जैसे पद पर 10 साल रहने के बावजूद भी आज उनको अंतिम दिन ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिस भाषा का प्रयोग जिन्ना ने भी नहीं किया, जिस भाषा का प्रयोग जिन्ना ने भी नहीं किया, जिन्ना ने भी नहीं किया। देखिए, यही सोच यही कांग्रेस क्या उसको उस सोच के इसी के कारण देश बढ़ा था। आज देश को बांटने का ये षड्यंत्र किए गए हैं। आधार बना के गए हैं। क्या देश को बांटने का षड्यंत्र है ये? क्या ये महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? ये उपराष्ट्रपति नहीं है, ये उपराष्ट्रपति नहीं है, देश से मुझे लगता है मस्जिद के इमाम बनना चाहते हैं। मुझे बताइए कि ये जाते जाते अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बता दीजिए ये देश की जनता जानती है इस बात को। जाते जाते मुसलमानों की भी याद आ गई और धर्मनिरपेक्षता का चोला भी उतार दिया। एक बात बताइए, देखिए आपने देश के अंदर राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या कहा? आप हामिद अंसारी पे रहिए ना। प्रधानमंत्री जी ने कहा वो भी न्यायालय में मुकदमा था। उन्होंने कहा कि 3 तलाक की प्रताड़ना महिलाएं क्यों सहे, बाद में वो वक्तव्य देते हैं कि तो आपको लगता है सहनी चाहिए, आपको लगता है सहनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि समाज इसका समाधान निकाले। आखिरी दौर है बातचीत का। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी ऑन स्क्रीन नाउ। सुधांशु त्रिवेदी, क्या रिजवान अहमद सच्चे मुसलमान नहीं है क्योंकि वो मौलाना के इस्लाम को नहीं मानते हैं? एक सेकंड सर। देखिए साहब, समस्या यह है कि इस्लाम में मतलब जो लोग इस्लाम के नाम पे राजनीति करते हैं, जब एब्सोल्यूट उनकी सत्ता आती है तो वो अपने ही भाइयों को किनारे करने लग जाते हैं, जैसा कुछ मौलाना साहब की बात से परिलक्षित हुआ। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं, पाकिस्तान इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पे बना था। ये बंगाली मुसलमान जो ईस्ट पाकिस्तान के थे वो सच्चे मुसलमान नहीं थे, बलूच मुसलमान सच्चे नहीं थे, पख्तून मुसलमान सच्चे नहीं थे, कश्मीरी सच्चे नहीं थे, अहमदिया सच्चे नहीं थे, और वो मुहाजिर जिन्होंने बनवाया वो भी सच्चे नहीं थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, और वही हिंदुस्तान में मैंने कहा जहां पर इन लोगों का प्रभाव बढ़ गया, कश्मीर में प्रभाव बढ़ा। आप कश्मीर में देख लीजिए, और हमारे और इस जमात अंतर जानते क्या, देखिए हम विश्वास पैदा करके मुसलमानों का मुसलमानों का समर्थन चाहते हैं, और विश्वास कैसे पैदा किया जा सकता है? मौलाना कासमी, जब आप बोल रहे थे मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, मुझे अपनी बात करने दीजिए। 2 सेंटेंस के बाद आप जो बोलना चाहे बोलिएगा। मैं एग्जांपल देता हूं अमित जी, हम कैसे कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहते हैं। देखिए, जब इस देश में सरकार बदली है, 15 दिन के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ बदला है। मोदी जी की सरकार आई, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे श्री आसिफ इब्राहिम, 7 महीने अपना कार्यकाल पूरा करके गए। हमने विश्वास के साथ काम किया। पोखरण का विस्फोट हुआ, जिस जमाने में अमेरिका को भी पता नहीं लगा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अगर अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा किसी को पता था तो वो थे डॉक्टर अबुल कलाम, जिनको पता था, जो अमेरिका को भी नहीं पता था। देश की सुरक्षा और गुप्तचर सेवाओं तक में हमने विश्वास के साथ काम किया है। ठीक है, सुधांशु पैदा कर करके इस मुकाम पर। ठीक है, अब आइए, अब मैं आपके पास आऊंगा। सच्चा और झूठा मुसलमान आप लोग तय करेंगे क्या? जी, सच्चा और झूठा मुसलमान मौलाना लोग तय करेंगे कि कौन सच्चा और कौन झूठा है? हम किसी को सच्चा झूठे का आपने बोला इसी डिबेट के अंदर। हम ये कह रहे हैं, मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि इन्होंने ये जो साहब बैठे हैं जिनका नाम रिजवान है, इन्होंने देश के खिलाफ गवाही दी थी। और आपके पास क्या प्रूफ है इस बात का? आप ऐसे किसी पे लड़गड़ा लगा देंगे? दिखा सकता हूं। हामिद अंसारी पर आप अपना रिएक्शन दीजिए ना। ने अंग्रेजों के हक में आप लोग मुसलमानों को डराने का काम करते हैं इस मुल्क के अंदर। एजेंडा सेट करना चाहते हैं आप एजेंडा सेट करना चाहते हैं। मुसलमानों को डराओ और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। पहलू खान के और 4 नामों के अलावा 5वां नाम नहीं है। 4 नामों के अलावा 5वां नाम नहीं है आपके पास।
चार नामों के अलावा पांचवा नाम नहीं है आपके पास? एक मिनट, मोहम्मद अयूब पंडित का नाम नहीं है जो देश के लिए कुर्बान हो गया? मोहम्मद अयूब पंडित का नाम नहीं है जो देश के लिए कुर्बान हो गया। यही आपको एक्सपोज कर देता है पूरे मुल्क के सामने। ओके रिजवान, आप इनकी नजर में जैसे भी मुसलमान हो, लेकिन आप अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है, आप अपनी बात कहिए। 30 सेकंड में आपको मौका देता हूं एंड नोबडी कैन डेयर टू स्टॉप यू टुनाइट। मेक योर पॉइंट। जाहिर है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप उनको पूरा घंटा दे दीजिए, कौन रोकता है? डर लग रहा है आपको एक्सपोज कर रहे हैं, डर लग रहा है क्या? इसमें आप पूरा घंटा दे दीजिए ना उनको। आप लोग जो एजेंडा चलाना चाहते हैं, मुसलमानों को डराना चाहते हैं, उसको एक्सपोज कर रहे हैं, डर लग रहा है। मुसलमान होता ही नहीं, वो बोलने दीजिए ना आप उनको। अरे 40 सेकंड तो सुनिए उनको, हो सकता है आपकी ज़हनियत भी थोड़ी बदल जाए। वो लोग तो अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग हैं। देवगन जी, अरे बोलने दीजिए, रिजवान को बोलने दीजिए। जानकार बना के आप आखिरी दौर है, बिल्कुल आखिरी दौर है, 20 सेकंड है। पहले के हालातों में और आज के हालातों में दो फर्क हैं देवगन जी। पहला फर्क तो ये है कि अभी तक हिंदुस्तान में कौम मौलाना ये मानती आई थी कि रिलीजन के नाम पर, मजहब के नाम पर इंटॉलरेंस करना सिर्फ हमारी भपौती है, हमारा जन्म। ठीक है रिजवान साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपके पास नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं सर, थैंक यू सर, आप लोगों का शुक्रिया सर। मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरे शो का टाइम हो गया है सर, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। मैं अगली बार ही आपको मौका दूंगा, माफी चाहता हूं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आर पार आप तमाम लोगों का देखने के लिए। लेकिन निष्कर्ष यही है कि हामिद अंसारी साहब बतौर उपराष्ट्रपति इस देश के 10 साल उपराष्ट्रपति रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद एंड में वो धर्मनिरपेक्षता का चोला उतार देते हैं और बात करते हैं वो एक मुस्लिम नेता की तरह। यही आज का निष्कर्ष है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।